दुबई में स्थित बुर्ज खलीफा इस दुनिया में इंसान की बनाई सबसे ऊंची इमारत है और ये इंजीनियरिंग के इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। इसकी कल्पना भी बहुत महत्वाकांक्षी थी और इसे बनाने के लिए तो वाकई जांबाजी की जरूरत थी। क्रेन्स पहले से भी ऊंची बनानी पड़ी, शीशे और ऊंचाई पर लगाने पड़े और ये अब तक का सबसे बड़ा निर्माण था। पहला रिएक्शन था कि आपका दिमाग तो ठीक है। यहां इतिहास रचते हुए कंस्ट्रक्शन टीम ने इसे खुद फिल्माया। ये एक अविश्वसनीय गगनचुंबी इमारत और उन लोगों की दास्तां है जिन्होंने इसे बनाने के लिए अपनी प्रतिष्ठा और अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। इसके नीचे मौजूद जितने भी लोग हैं वो सब खतरे में हैं। मिडिल ईस्ट के दुबई शहर में एक आर्किटेक्चरल जायंट खड़ा है। 828 मीटर ऊंचा बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। $1.5 अरब के इस टावर का उद्घाटन सन 2010 में हुआ और इस अवसर पर हुई आतिशबाजी को भी सबसे शानदार प्रदर्शनों में गिना जा सकता है। लेकिन जिस जमीन पर यह इमारत बनी है ये पहले बिल्कुल अलग दिखती थी। उद्घाटन से 6 साल पहले इसका निर्माण शुरू होने के समय ये सूखे झुलसे हुए उजाड़ रेगिस्तान जैसा इलाका था। फरवरी 2004 में टीम ने बुर्ज की साइट पर काम शुरू किया। इतनी बड़ी इमारत बनाने में रफ्तार बहुत मायने रखती है। टाइम ही पैसा है। इन इमारतों में इतना पैसा लगा हुआ है कि इन्हें जल्दी से जल्दी पूरा करके फायदा लेना जरूरी होता है। इस काम को समय पर पूरा करने की जिम्मेदारी कंस्ट्रक्शन मैनेजर डेविड ब्रैडफोर्ड पर थी। इस तरह का काम मिलने से मैं सचमुच बहुत खुश था। ये सपने के सच होने जैसा था। ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है और कितने लोगों को ऐसा काम करने का मौका मिलता है। डेविड ने काम तो शुरू कर दिया था, लेकिन अभी तक आर्किटेक्ट्स इस टावर के जटिल डिजाइन को अंतिम रूप दे रहे थे। ऐसी इमारत को बनाने के लिए सब कुछ बहुत तेजी से करना होता है, इसलिए आप हर चीज के डिजाइन होने तक इंतजार नहीं कर सकते, नहीं तो आपको काम शुरू करने के लिए 3 साल तक ऑफिस में बैठे रहकर डिजाइन बनने की राह देखनी होगी। इस इमारत के काफी बड़े हिस्से का डिजाइन अभी बन ही रहा था और कंस्ट्रक्शन टीम ने निर्माण शुरू कर दिया। बुर्ज जैसे टावर को सबसे तेजी से रीइंफोर्स्ड कंक्रीट से जंप फॉर्मिंग प्रोसेस के जरिए ही बनाया जा सकता था। इस प्रक्रिया में टीम इसके बेस में सांचे बनाती है। इसमें स्टील रीइंफोर्समेंट बार्स घुसाकर कंक्रीट डाली जाती है। फिर कंक्रीट के सेट होने पर टीम सांचे को उठाकर अगले लेवल पर ले जाती है और यह प्रक्रिया फिर से दोहराई जाती है। इस तरीके से इस बिल्डिंग में हर हफ्ते एक नई मंजिल जुड़ने लगी। इस तरह का जंप फॉर्म सेट करने पर आप पहले रिबार डालकर उसके ऊपर कंक्रीट डालते हैं। लिक्विड कंक्रीट डालने के 12 घंटे बाद आप फॉर्म्स को वापस खींचते हैं और हाइड्रोलिक जंप फॉर्म सिस्टम को पहले डाले गए कंक्रीट के ऊपर चढ़ा दिया जाता है। यह अपने आप ही एक बार में 4 मीटर ऊपर आ जाता है। बुर्ज खलीफा के निर्माण की योजना दुबई के प्रॉपर्टी डेवलपर ईमार की है। ये इस शहर में दुनिया का सबसे ऊंचा टावर बनाकर इसके ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर वाले रसूख को और पुख्ता करना चाहते हैं। इसलिए ईमार ने अमेरिका की सबसे उम्दा आर्किटेक्चर फर्म्स में से एक स्किडमोर, इर्विंग एंड मेरिल को बुलाया है। SOM का दफ्तर स्काईस्क्रेपर्स के शहर शिकागो में है। इनके चीफ इंजीनियर बिल बेकर जानते हैं कि ज्यादा ऊंचा निर्माण किसी पुराने डिजाइन पर महज और मंजिलें जोड़ देने से मुमकिन नहीं होता। ज्यादा ऊंचाई की वजह से इंजीनियरिंग की अनोखी चुनौतियां सामने आती हैं।
हम पहले सीएस टावर कहलाने वाले विलिस टावर की 90th मंजिल पर हैं। अगर हम बाहर शिकागो के स्काई लाइन पर नजर डालें तो ये स्काई स्क्रेपर टेक्नोलॉजी के सैम्पलर जैसा दिखाई देती है। यहाँ पे है एओन टावर, जिसे पहले कहते थे स्टैंडर्ड ऑयल बिल्डिंग, और ये सिंगल ट्यूब। हर बार पहले से ज्यादा ऊंची इमारत बनाने के लिए आर्किटेक्ट्स को नए स्ट्रक्चरल सिस्टम्स इजाद करने पड़ते हैं। वो जो आप देख रहे हैं वो सीएस टावर से पहले बना जॉन हैनकॉक टावर है, जिसको कि ब्रेस ट्यूब कहा जाता है। आप चारों तरफ डायगोनल ब्रेसिंग्स देख सकते हैं, जो कि कॉलम्स को एक साथ जोड़े रखते हैं ताकि ये एक ट्यूब की तरह काम करे। इमारतों से जुड़े अंतिम बड़े आविष्कारों में से एक उस टावर के साथ हुआ जिस पर बिल अभी खड़े हैं। 442 मीटर ऊंचा विलिस टावर 1996 तक दुनिया की सबसे ऊंची इमारत थी। इसके डिजाइन को कहते हैं बंडल्ड ट्यूब। इसे एक मजबूत संरचना का रूप देने के लिए 9 टावर्स को एक साथ जोड़ा गया था, लेकिन इसके डिजाइन की भी अपनी सीमाएं हैं। ये जो 9 ट्यूब्स हैं ये 442 मीटर की ऊंचाई तक निर्माण के लिए काफी हैं, लेकिन इससे ज्यादा ऊपर जाने के लिए क्या करना होगा। मान लीजिए कि आप 700 मीटर ऊंची इमारत बनाना चाहें तो आपको इसके निचले हिस्से को ज्यादा बड़ा बनाना होगा, लेकिन इसके लिए इमारत के ऊपरी और निचले हिस्से के बीच 3 गुणे की जगह 5 गुणे का फर्क आ जाता है। इसके लिए बहुत ज्यादा जगह की जरूरत पड़ेगी और उसे बेचना भी मुश्किल होता। इससे भी अहम बात यह है कि काफी जगहें इमारत के बहुत भीतर होती और लोग बाहर देखना चाहते हैं, खिड़की से बाहर के नजारे देखना चाहते हैं, लेकिन भीतरी हिस्सों में रहने वाले लोग बाहर के नजारे से बहुत दूर होते, जिससे कि ये इमारत इस्तेमाल के बिल्कुल लायक नहीं रह जाती। ब्राइट इंटरनल स्पेसेस वाली ज्यादा ऊंची इमारत बनाने के लिए बिल और इनकी टीम ने एक नया स्ट्रक्चरल सिस्टम बनाया। बुर्ज खलीफा के लिए हमने बटरेस्ड कोर वाला स्ट्रक्चरल सिस्टम इस्तेमाल किया। इसका जो कोर है वो इमारत के बीचों बीच मौजूद एक सेंटर हेक्सागन होता है और इसका इस्तेमाल इमारत को मोड़ने वाली ताकत यानी टॉर्क को रोकने के लिए किया जाता है, लेकिन ये इतना चौड़ा नहीं होता है कि ज्यादा ऊंचाई तक जा सके, इसलिए इसे बटरेस करने की जरूरत होती है। बटरेस असल में कोर से निकली हुई 3 विंग्स होती हैं, जिसमें कॉरिडोर्स तक जाने वाली दीवारें होती हैं। तो आप देख सकते हैं कि हर एक विंग से इस कोर को कैसे 3 तरफ से बटरेस किया गया है। मेरी जानकारी में पहले कहीं भी इस तरीके का इस्तेमाल नहीं हुआ है और ये एक दिलचस्प समस्या का अनोखा समाधान है। बटरेस्ड कोर कॉन्सेप्ट की वजह से इसके भीतरी हिस्सों में भरपूर नेचुरल लाइट रहती है। हमने एक उपाय ढूंढा जिससे हम इमारत को बहुत ऊंचा बनाने के साथ साथ उसे भीतर से रोशन और हवादार भी बना सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप 160 मंजिल नहीं बल्कि 10 मंजिल की इमारत में हैं। एसओएम के डिजाइन में टावर का विशाल बेस स्टील और कंक्रीट के जबरदस्त वजन को संभालने में मदद करता था। फिर इमारत की ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ ये बटरेसेस एक ऊपर उठते स्पाइरल में सिमटते जाते हैं। फिर रेगिस्तान की गर्मी और रोशनी को रिफ्लेक्ट करने के लिए इस टीम ने इस डिजाइन पर चमकदार मिरर्ड ग्लास की परत लगाई। अगर आप बुर्ज को किसी गाड़ी से कंपेयर करें तो आप इसे लैम्बोर्गिनी या फेरारी जैसा मान सकते हैं। इसमें परफॉर्मेंस ही सबसे अहम है और ये इमारत परफॉर्मेंस के सबसे ऊंचे स्तर पर है। इस क्वालिटी के लिए काफी कीमत चुकानी पड़ती है। इस बिल्डिंग की कॉस्ट को सीक्रेट रखा गया है। हमें इसके कुछ अनुमानों का पता चला है। हमारा अनुमान है कि इसे बनाने में तकरीबन $1.5 अरब खर्च हुए होंगे, लेकिन हमें कई जानकारियां उपलब्ध नहीं थीं और हो सकता है कि इसमें इससे भी ज्यादा पैसे लगे हों। अरबों डॉलर के इस डिजाइन को हकीकत में बदलना वाकई एक बहुत बड़ा काम होगा। निर्माण की सबसे बुनियादी चीजें भी बहुत मजबूत होनी चाहिए। कंक्रीट की मजबूती यहां बहुत अहम थी। हमने यहां ऐसा कंक्रीट बनाया जैसा कभी किसी ने नहीं बनाया था। टीम ने 25 अलग अलग चीजों को मिलाकर ऐसा कंक्रीट बनाया जो इमारत के ऊपरी हिस्से तक पंप होने तक लिक्विड रहे और उसके बाद बहुत तेजी से जम जाए। लेकिन 45 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा गर्मी वाले शहर दुबई में इस खास मिक्स को जमाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगर कंक्रीट बहुत ज्यादा गर्म हो तो ये तुरंत जम जाएगा और आप इसे सही जगह पर लगा भी नहीं पाएंगे। इसे रात के समय डालना पड़ता था जब तापमान कम रहता है, जल्दी ना जमे, इसलिए कंक्रीट मिक्स में बर्फ और ठंडा पानी भी डालना पड़ता था।
मिक्स को इमारत के ऊपर तक पहुंचाने के लिए कंस्ट्रक्शन टीम ने दुनिया के 3 सबसे ताकतवर कंक्रीट पंप्स का इस्तेमाल किया। 32 महीने में इन पंप्स ने 1,65,000 घन मीटर कंक्रीट पंप किया। इतने कंक्रीट से 880 किलोमीटर लंबा साइड वॉक बनाया जा सकता है। फिर इस टीम को कंक्रीट टावर के ऊपर स्ट्रक्चरल स्टील लगाना था। जब ये इमारत रेगिस्तान में तेजी से सर उठा रही थी, तब इंसान और मशीनरी ने पहले से भी ज्यादा ऊंचाइयों पर पहुंचकर काम किया। Okay, over the edge. दुनिया के 100 सबसे ऊंचे स्काईस्क्रेपर्स में से 17 दुबई शहर में ही हैं। लेकिन अब इनके सामने एक और गगनचुंबी इमारत खड़ी होने वाली है। निर्माण का काम तेज हो गया और अब बुर्ज खलीफा में हर 3 दिन में एक मंजिल जुड़ने लगी। हमारा आइडिया ये है कि बिल्डिंग का काम खत्म करके इसे सौंपे जाने तक कभी भी कंस्ट्रक्शन को रोका ना जाए। इसके बाद ही हम चैन की सांस ले सकते हैं। एक ओर ये प्रक्रिया जारी थी, लेकिन दूसरी ओर एक बुनियादी दिक्कत को सुलझाना जरूरी था। आर्किटेक्ट्स ने अब तक इमारत की कुल ऊंचाई तय नहीं की थी। आमतौर पर छोटे मोटे बदलाव होते हैं, लेकिन इसमें बड़े बदलाव हुए। हमने इमारत की ऊंचाई तय करने से पहले ही इसके फाउंडेशन तैयार कर लिए थे। अब ये जल्दी से जल्दी तय करना जरूरी था। इन्हें ताइवान के 508 मीटर ऊंचे ताइपे 101 को पछाड़ना था। एसओएम का शुरुआती डिजाइन इससे महज 10 मीटर ऊंचा था। इसकी एक वजह यह थी कि हम अपनी क्षमता से ज्यादा बड़ी चीज बनाने का वादा नहीं करना चाहते थे। लेकिन जल्दी ही आर्किटेक्ट्स ने हिसाब लगाया कि ये इमारत इतनी मजबूत है कि इसे और 300 मीटर ऊंचा बनाया जा सकता है। हम इस इमारत को लगातार ऊंचा बनाते रहे और कुछ समय के लिए तो ये करीब 725 मीटर तक ऊंची हो गई थी। फिर कुछ दिनों के बाद ये 800 मीटर की हो गई और आखिरकार इसकी ऊंचाई 828 मीटर तक हो गई। पूरा होने पर बुर्ज जमीन से 828 मीटर ऊंचा होगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या इसकी बुनियाद इतनी मजबूत है कि ये इसे संभाल सके? निर्माण के शुरू में इस जगह पर मौजूद जमीन की एनालिसिस से एक दिक्कत का पता चला। ये मेरे न्यूयॉर्क के काम जैसा नहीं था। वहां 4-5 मीटर की गहराई में बढ़िया ग्रेनाइट की परत मिल जाती है और उस पर आप नींव रख सकते हैं। ये जमीन की ऊपरी परत पर सिर्फ रेत है। ये 3-4 मीटर की गहराई तक है। फिर इसके नीचे कमजोर सैंडस्टोन्स और लाइमस्टोन्स हैं, जो बुनियाद के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन साइंस ने यह समस्या सुलझा दी। बुर्ज खलीफा का भविष्य और इसका जबरदस्त वजन एक वैज्ञानिक सिद्धांत पर टिका है, जिसे कहते हैं फ्रिक्शन। असल में पाइल के 2 तरीके हैं। एक है एंड बेयरिंग पाइल्स, जो मैंने न्यूयॉर्क में समझाया था। इसमें पाइल को सीधे सख्त चट्टान पर रखते हैं, वो उसका वजन झेल सकती है। लेकिन यहां हमने स्किन फ्रिक्शन पाइल्स का इस्तेमाल किया, जिसमें टावर के वजन को पाइल का फ्रिक्शन यानी इसके दोनों बगलों के हिस्से झेल लेते हैं। बुर्ज की बुनियाद जमीन और हर पाइल की साइड्स के बीच बनी बेहद मजबूत ग्रिप पर टिकी है। टावर के नीचे टीम ने 50 मीटर की गहराई तक 192 पाइल्स को डाला है, ताकि ये कंक्रीट की 3.7 मीटर की राफ्ट को सहारा दे सके। इस बुनियाद को 5 लाख टन से भी ज्यादा वजनी इमारत को संभालना है। ये आंकड़े इतने विशाल हैं कि इस टीम को डिजाइन में थोड़ी बहुत सेटलिंग की गुंजाइश छोड़नी पड़ी। बिल्डिंग के सभी लाइव और डेड लोड्स का आंकलन करने के बाद हमें उम्मीद है कि इसकी बुनियाद लगभग 75 मिलीमीटर के आसपास सेटल होगी। लेकिन इसकी बुनियाद अपनी जगह पर टिकी रहनी चाहिए। बुनियाद का काम शुरू होने के 3 साल बाद इमारत का निर्माण 512 मीटर की ऊंचाई यानी 141वीं मंजिल तक पहुंच गया। अब बुर्ज दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। साजो सामान ले जाने के लिए
टीम ने दुनिया की 3 सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन क्रेन्स की मदद ली। ये बहुत स्पेशलिस्ट क्रेन्स हैं, ये बहुत बड़े हैं। एक एक क्रेन का वजन 120 टन है, वो भी तब जब क्रेन ने कोई चीज ना उठाई हुई हो। क्रेन्स को ऊंचाई पर लगाने का मुश्किल काम भी कुछ खास लोगों ने किया। ये शरीफ और इनकी क्रेन रिगर्स की टीम है। ये लोग दुनिया के अलग अलग हिस्से से आए हैं और इनमें बहुत से अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, लेकिन इनमें 2 चीजें समान हैं। ये बिल्कुल नहीं घबराते और बहुत ऊंचाई पर भी सुकून से काम करते हैं। इनका काम क्रेन्स को लगाना और उन्हें बेरोक टोक चलाते रहना है। इसमें कहीं कोई चूक नहीं होनी चाहिए। इनकी नजर हमेशा जमीन और इमारत के किनारे पर रहती थी। हैरानी की बात है कि ये लोग फिर भी आराम से काम कर रहे थे। इन क्रेन्स में एक बेहतरीन सेल्फ जैकिंग मैकेनिज्म है ताकि ये ऊपर उठती इमारत के साथ साथ बढ़ सके। हर नई मंजिल के पूरा होने पर शरीफ और इनकी टीम के लोग टावर सपोर्ट में एक और सेक्शन जोड़कर क्रेन को और ऊपर उठा लेते हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे कंस्ट्रक्शन क्रेन को ऑपरेट करने के लिए बहुत सधे हुए हाथों की जरूरत होती है। इस काम को करने वाले चुनिंदा लोगों में से एक पाकिस्तान के मोहम्मद शेर खान भी हैं। मैं रोज 12 घंटे ड्यूटी करता हूँ, सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक। यहाँ लोग ये कहने लगे थे कि क्रेन ऑपरेटर केबिन में ही रहता है, लेकिन मेरे ख्याल से केबिन बहुत छोटे हैं और आरामदेह नहीं है। हवा में 700 मीटर की ऊंचाई पर मोहम्मद का क्रेन कैब एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से भी लगभग 2 गुनी ऊंचाई पर है। मुझे ऊंचाई पसंद है, काम करने के लिए ये अच्छी जगह है। इससे भी ऊपर जाना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे ऊंचाई कितनी भी क्यों ना हो, इंशाल्लाह कर लूंगा। बुर्ज की ऊंचाई ऐसे आसमान को छू रही है जिसे आज तक किसी इमारत ने नहीं छुआ है। लेकिन एक जबरदस्त ताकत यहाँ एक बड़ा खतरा बनती जा रही है। सबसे पहली और बुनियादी बात यह है कि आपको लॉज ऑफ नेचर यानी कि ग्रेविटी, हवा और सूरज का ख्याल रखना होता है। और बहुत ऊंची इमारत में इनमें से सबसे खतरनाक और अनिश्चित किस्म की ताकत है हवा। इतनी ऊंचाई पर सबसे अहम लोड असल में विंड लोड है। ये इमारत और क्लैडिंग वगैरह का डेड लोड नहीं है, ना ही इमारत में मौजूद लोगों का वजन यानी लाइव लोड है जो बहुत ही कम होता है, बल्कि ये असल में विंड लोड है। हवा के झोंके एक तरफ से टावर से टकराते हैं और ये टावर को झुकाने और गिराने की कोशिश करते हैं। ये समस्या सबसे अच्छी तरह से बॉस्टन के जॉन हैनकॉक टावर में नजर आती है। स्टील और ग्लास से बना मास्टरपीस हैनकॉक 240 मीटर ऊंचा है और इसे 1970 के दशक में बनाया गया था। लेकिन जल्दी ही इसमें कुछ गंभीर समस्याएं नजर आने लगी। हल्की सी हवा में भी इस इमारत के झूलने से इसके भीतर बैठे लोगों को मोशन सिकनेस होने लगती थी। इसमें लगे 5000 से ज्यादा ग्लास पैनल्स गिरकर नीचे सड़कों पर बिखर गए। एक बड़े रीडिजाइन की वजह से ही इस टावर को गिराए जाने से बचाया जा सका। बुर्ज की यह हालत न हो, इसके लिए टीम ने एक विंड टनल में इस बिल्डिंग का परीक्षण किया। पीटर अर्वन दुनिया के सबसे अच्छे विंड इंजीनियर्स में से एक हैं। ये उन अलग अलग बिल्डिंग्स के मॉडल्स हैं जिनका हम पहले परीक्षण कर चुके हैं। इस मॉडल से ये पता चलता है कि आजकल आर्किटेक्ट्स कितने असामान्य आकार की इमारतें बना रहे हैं। ये इमारत चीन में बन रही है। जब हम विंड इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में शामिल होते हैं तो हमें 2 पहलुओं का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले तो हमें ये जानना होता है कि जिस जगह पर इमारत बनने वाली है वहां हवा कैसी रहती है। फिर हमें यह भी जानना होता है कि बिल्डिंग पर हवा का क्या असर पड़ेगा।
पीटर और इनकी टीम ने हिसाब लगाया कि बुर्ज को 240 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार वाली हवाओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अपनी ज्यादा ऊंचाई की वजह से इस टावर में एक और खतरा था। इमारतें जितनी ऊंची और छरहरी होती जाती हैं, उन पर हवा की एक खासियत यानी वॉर्टेक्स शेडिंग का खतरा बढ़ जाता है। ये एक ऊंची इमारत का मॉडल है और हवा यहां से बह रही है। इस तरह की इमारत में होता यह है कि हवा के जोर से सामने के किनारे उखड़ने लगते हैं। पहले ये एक तरफ से होता है और फिर दूसरी तरफ से। ये घूमती हुई हवाएं स्काई स्क्रेपर के दोनों तरफ से चिपककर गुजरने लगती हैं और आखिरकार इमारत बहुत तेजी से इधर उधर हिलने लगती है। पीटर और इनकी टीम के लोगों को यह सुनिश्चित करना है कि हवा की यह खासियत बुर्ज को नुकसान न पहुंचाए। विंड टनल टेस्ट के नतीजों की वजह से 3 एरोडायनेमिक सुधार किए गए हैं। इनमें से एक था आउटर बटर सेज के कोनों को सॉफ्ट करके आकार को बेहतर बनाना। दूसरा उपाय था ज्यादा ऊंचाई पर टावर की चौड़ाई में कमी लाना। तीसरा सुधार ये था कि इस इलाके में हवा की मौजूदा दिशाओं के हिसाब से पूरे टावर की दिशा में फेरबदल किया गया। इससे आखिरकार एक बहुत स्थिर इमारत तैयार हुई और इसका आकार इसे वॉर्टेक्स शेडिंग से बचाता है। आप कह सकते हैं कि यह आकार हवा को कंफ्यूज कर देता है और ये इस तरह के तेज क्रॉसविंड फोर्सेस नहीं बना पाती जो दूसरी इमारतों को प्रभावित करती हैं। बुर्ज में दुबई की सबसे तेज हवाओं से निपटने के उपाय हैं। निर्माण स्थल पर सुपर स्ट्रक्चर तेजी से ऊपर उठ रहा है। एक बार पूरा होने पर बुर्ज खलीफा में 900 अपार्टमेंट्स, 160 कमरों का एक होटल और दफ्तरों की 37 मंजिलें होंगी। ये इमारत लगभग 36 मेगावाट बिजली का इस्तेमाल करेगी, जो 20,000 लोगों के शहर को रोशन करने के लिए काफी है। बिजली न होने की स्थिति पर 5 बड़े बड़े जनरेटर्स इसे बैकअप इलेक्ट्रिसिटी देंगे। लेकिन सबसे पहले इन मशीन्स को इनकी जगह तो लगाया जाए। क्रिसमस में तो अभी 3 दिन बाकी है और देखिए सेंटा हमारे लिए क्या लाया है। एक 22 टन का जनरेटर है ये और इसे 5 है। आराम से, बिल्कुल संभल के अपने काम को करो। कितना है? इसे 22 होना चाहिए। कहीं किसी ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। हर जनरेटर का वजन 22 टन होना चाहिए। ये 26 टन क्यों है? जी मुझे पता नहीं है। तुम तो कमाल आदमी हो। हाँ कमाल हो तुम जी। यहाँ हर चीज 25 टन से कम की होनी चाहिए। स्प्रेडर बीम 25 टन तक ही वजन उठा सकती है। ये सारे स्लिंग्स 6-6 टन के हैं, यानी कुल 24 टन, और हम इनसे 26 टन वजन उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए इसके नीचे मौजूद जितने भी लोग हैं वो सबके सब खतरे में हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे लोगों को खतरे में क्यों डाला जा रहा है? जी हाँ, जी हाँ, ये 26 टन का है। ये जनरेटर सीमा से 4 टन ज्यादा वजनदार है और इसे उठाते समय चेन्स कभी भी टूट सकती हैं। इसे नीचे रखो। ये चीजें सटीक साइंस नहीं है, ये तजुर्बा है और मैं खतरे में नहीं डाल सकता अपने लोगों को और अपनी मशीनों को। इतने बड़े पैमाने पर निर्माण में सुरक्षा सबसे अहम चीज है। इस टीम को इन जनरेटर्स को इमारत के भीतर ले जाने से पहले लिफ्टिंग गियर को और मजबूत करना होगा। काम आगे बढ़ने के साथ ही सब कुछ समय पर पूरा करने की जिम्मेदारी से डेविड ब्रैडफोर्ड पर असर पड़ने लगा है। मैंने सबसे अच्छी तरह काम करने के लिए अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी और इसका असर मेरी फैमिली लाइफ पर पड़ रहा है। मेरी बीवी ने शिकायत तो नहीं की है, लेकिन मैं उससे काफी समय से मिला नहीं हूं। मैं घर पहुंचता हूं तो वो सो रही होती है और सुबह मैं उसके उठने से पहले निकल आता हूं। लेकिन अभी ये काम और मुश्किल होने वाला है। इस तरह की इमारत में आप ज्यादा गलतियां नहीं कर सकते। यही बुनियादी बात है। एक गलती करेंगे तो बिल्डिंग का काम रुक जाएगा। इससे हर किसी की लागत काफी बढ़ जाएगी। कॉन्ट्रैक्टर्स के ये सारे प्लांट और साजो सामान खामोश पड़े रहेंगे। हजारों मजदूर काम नहीं कर पाएंगे। आप यहाँ गलतियां करने का जोखिम नहीं ले सकते। हर चीज को डबल चेक करना होता है। पूरी इमारत में हर चीज को लगभग सटीक होना चाहिए। और सुपर स्ट्रक्चर के लगभग तैयार हो जाने के बाद भी एक चीज मुकम्मल नहीं है।
इमारत के ज्यादातर हिस्से पर अब तक ग्लास पैनल्स लग जाने चाहिए थे, लेकिन ये अब तक नजर नहीं आ रहे हैं। दुबई के रेगिस्तान में बुर्ज खलीफा का अंतिम आकार नजर आने लगा है और अब इसकी टीम को तुरंत इस पर स्टील और ग्लास की ऊपरी परत को लगाने का काम शुरू कर देना चाहिए। निर्माण का काम ऊपर पहुंचाने के साथ ही इमारत को ढकने के लिए क्लैडिंग की जरूरत होती है। इसके भीतर काम करने के लायक माहौल बन जाता है। आप भीतर ही फिटिंग और मैकेनिकल वर्क भी करते हैं। इमारत को रहने लायक बनाने के लिए इनक्लोजर की भी जरूरत होती है। इस इमारत को हवा, बारिश और रेत से बचाना बहुत बड़ा काम है। इसके बाहरी हिस्से पर 24,348 पैनल्स को असेंबल और इंस्टॉल किया जाना था, लेकिन पैनल सप्लाई करने की जिम्मेदारी जिस कंपनी को दी गई थी वो दिवालिया हो गई है। अब इस इमारत के काम में देरी होने और इसकी लागत बढ़ने का खतरा मंडराने लगा है। एक दिन भी काम रुके और सही समय पर फैसला ना लिया जाए तो किसी को ढेर सारे पैसों का नुकसान होता है। लोकल कॉन्ट्रैक्टर अरेबियन एल्यूमिनियम ने एक नए पैनल सप्लायर को पेश किया। इन्होंने ऑपरेशन को शुरू करने के लिए समस्याओं को सुलझाने वाले एक शख्स को ढूंढ निकाला। मैं तुरंत इंटरव्यू देने के लिए प्लेन से दुबई पहुंचा और मुझे जॉब साइट्स पर ले जाया गया। मेरे वहां पहुंचने पर उन्होंने कहा कि आपको ये काम करना है। मैं बहुत हैरान था। उन्होंने कहा कि अभी तो ये आधा भी नहीं बना। मैं इस बात से काफी हैरान था और मैंने पूछा कि विंडोज कहाँ है। उन्होंने कहा कि यही तो दिक्कत है, इसके लिए कोई डिजाइन, कोई सिस्टम नहीं है। मैंने कहा कि ये मेरे लिए एक प्रॉब्लम है और मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। इमारत की बाहरी परत के निर्माण का काम अब समय से 18 महीने पीछे चल रहा था। इसे फिर से दुरुस्त करने के लिए जॉन जिराफा ने सिर्फ बुर्ज खलीफा के लिए ही एक बिल्कुल नई फैक्ट्री लगवा दी। मुझे लगा कि ये मुश्किल तो होगा, लेकिन ये एक चुनौती है। हम इस बात से बहुत ही हैरान थे क्योंकि उन्होंने नए कॉन्ट्रैक्ट से शुरू करके महज 4 महीने में ही कंपोनेंट्स को डिजाइन करने और उनका प्रोडक्शन करके टेस्टिंग के लिए तैयार करने का काम पूरा कर लिया था। ये बुर्ज खलीफा में इस्तेमाल हुआ एक आम पैनल है। ये असल में विजन ग्लास है। ये इसका बड़ा सा हिस्सा है। ये छोटा सा स्टेनलेस स्टील स्पैंड्रेल है, वर्टिकल बुल नोज। ये मिरर फिनिश वाला स्टेनलेस स्टील फिन है। अभी इसके ऊपर प्रोटेक्शन लगा हुआ है जिसे बाद में हटा लिया जाएगा। इन पैनल्स को एक पूरी यूनिट के रूप में उठाकर लगा दिया जाता है, इसलिए इन्हें कर्टेन वॉल कहते हैं। ये ऊपर लगी स्लैब से लटकते रहते हैं। इमारतों को शीशे से ढकना खूबसूरत लग सकता है, लेकिन दुबई में इससे खास तरह की चुनौतियां पैदा होती हैं, जैसा कि जॉन दिखा रहे हैं। हमारे पास यहाँ पर आम शीशे का एक टुकड़ा है। यहाँ सेंसर्स बॉक्स की भीतर की गर्मी नाप रहे हैं ताकि हम समझ सकें कि शीशे से कितनी गर्मी इस बॉक्स में पहुंच रही है। अगर इमारत में इस तरह के शीशे लगे होते तो इतनी गर्मी शीशे से होकर बड़ी ही आसानी से इमारत में पहुंच जाती। बाहर का तापमान अभी 46 डिग्री सेल्सियस है, जो बहुत ज्यादा गर्म है। आप देख रहे हैं कि हमें पसीना आ रहा है। 46 डिग्री सेल्सियस की गर्मी बहुत ज्यादा है, लेकिन ये शीशे के भीतर के तापमान की तुलना में कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं कि इस क्लियर ग्लास बॉक्स के भीतर अभी तापमान 98 डिग्री सेल्सियस है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इतनी गर्मी में कोई इंसान जिंदा रह सकता है। भीतर का तापमान बॉइलिंग पॉइंट से थोड़ा सा कम है। अगर बुर्ज पर ये आम शीशे लगाए जाते तो इमारत का भीतरी हिस्सा दुनिया का सबसे बड़ा सौना बन जाता। लेकिन टीम के पास इसका एक हाईटेक उपाय है। यहाँ हमारे पास बुर्ज खलीफा के लिए एक शीशा है जिस पर 2 परतें हैं। बाहरी परत सिल्वर कोटिंग की है जो यूवी रेस को रोककर उन्हें वापस मोड़ देती है। भीतर टाइटेनियम की कोटिंग है जिसका काम है इंफ्रारेड रेस को रोकना। इंफ्रारेड और यूवी रेज को रिफ्लेक्ट करके ये शीशा इमारत में घुसने वाली गर्मी की मात्रा को बहुत कम कर देता है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी बहुत महंगी है। इस पैनल को बनाने से लेकर इसे साइट पर लाकर लगाने तक का कुल खर्च जोड़ें तो एक पैनल की कीमत लगभग 2000 अमेरिकी डॉलर्स होगी।
ऐसे 24,000 पैनल्स लगाने हैं जिसमें काफी खर्चा होगा, यानी ये कुल मिलाकर करीब 4 करोड़ 80 लाख डॉलर्स का काम है। ग्लास और एल्यूमिनियम के दुबई पहुंचने के साथ ही फैक्ट्री वर्कर्स ने पैनल्स को असेंबल करना शुरू कर दिया। फिर ये इन्हें सीधे बिल्डिंग साइट पर पहुंचाने लगे। इन पैनल्स की लंबाई 6.4 मीटर तक है और वजन 750 किलोग्राम तक। एक एक पैनल को अलग अलग उठाकर हाथों से लगाया जाना है। ये बहुत खतरनाक है। आप कल्पना कर सकते हैं कि ये पैनल्स काफी बड़े हैं। हवा का झोंका लगते ही ये बड़ी सी सेल बन जाते हैं और फिर इन्हें काबू करना मुश्किल होता है। ये पैनल उड़ता हुआ बिल्डिंग के भीतर जा सकता है, इसका शीशा टूट सकता है और नीचे बिखर सकता है। इससे किसी को भी बहुत गहरा जख्म हो सकता है। ये काफी खतरनाक है। यहां वर्कर्स बिल्डिंग को सील कर रहे हैं और कंस्ट्रक्शन मैनेजर डेविड ब्रैडफोर्ड इसकी प्रगति पर बारीकी से निगाह रखे हुए हैं। ये एक बड़ा माइलस्टोन है। मैं इस पर 1 साल से काम कर रहा हूं। यह दुस्वप्न है। अगर मैं काम पर नहीं आता तब भी अपने घर की छत पर दूरबीन लगाकर क्लैडिंग कॉन्ट्रैक्टर पर नजर रखता हूं कि वो काम कर रहा है या नहीं। अगर वो नहीं कर रहा होता तो मैं तुरंत फोन करता हूं कि क्यों नहीं कर रहे। हमने बिल्डिंग का काम समय पर पूरा करने के लिए समय रिकवर कर लिया और ये सचमुच कमाल की बात थी कि उन्होंने ये कर दिखाया। कर्टन वॉल आखिरकार तैयार हो गई है। बुनियाद का काम शुरू होने के 5 साल बाद अब बुर्ज बहुत तेजी से पूरी तरह तैयार होने की ओर बढ़ रहा है। इमारत में बाहर की ओर इसकी एक खास पहचान आकार ले रही है। ये दुनिया की सबसे ऊंची एक्सटर्नल बैल्कनीज हैं। ये क्लाइंट की राय थी और मुझे सबसे पहले तो यही ख्याल आया कि इसमें बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। मेन कंट्रोल रूम की तरफ हम जा रहे हैं। विंड इंजीनियर पीटर अर्विंग के पास इस समस्या को दिखलाने का एक सरल तरीका है। ये इसके लिए यूनिवर्सिटी ऑफ ऑन्टेरियो में एक आधुनिक विंड टनल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसे इंजीनियर जॉन कोमार चलाते हैं। देखिए, हवा इस तरफ से आ रही है और इस नोजल से ये बिल्कुल यूनिफॉर्म तरीके से सिकुड़कर इस कॉर्नर नंबर 1 में पहुंच रही है। बिल्कुल, हम ये देखना चाहते हैं कि इंसान पर हवा का क्या असर पड़ता है। शायद उन्हें बांध कर ही हम सुरक्षित रख पाएंगे। हम उन्हें बांध कर रखेंगे और जमीन पर भी फंसाए रखेंगे ताकि वो उड़ ना जाए। होगा। दुबई में बुर्ज खलीफा को 240 किलोमीटर प्रति घंटा तक की तेज हवाओं का सामना करना पड़ सकता है और इस प्रदर्शन से पता चलेगा कि अगर कोई आम इंसान खुली बालकनी में खड़ा हो तो उस पर इस तेज हवा का क्या असर पड़ेगा। अब हम हवा चालू कर रहे हैं साइमन। ये 70 मील प्रति घंटे तक की होगी, इसलिए तैयार हो जाओ। ये काफी तेज है। हम इसे धीरे धीरे 70 से 80 तक ले जाएंगे और अगर दिक्कत हो तो बहुत तेज है। 130 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार कैटेगरी 1 हरिकेन के बराबर है। मैं अपनी बॉडी को कंट्रोल में नहीं रख पा रहा हूँ। क्या आप 1 या 2 कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे? नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, थैंक यू, काफी है। मैं इतनी तेज हवा में 120 मंजिल ऊंची बिल्डिंग की बालकनी में बिल्कुल नहीं रहना चाहूंगा। लोगों को बुर्ज खलीफा से उड़ने से बचाने के लिए आर्किटेक्ट्स ने बालकनी का इस्तेमाल करने वालों को हवा से बचाए रखने के उपाय विकसित किए। हमने ये ग्लेज्ड बैलस्ट्रेड्स बनाए जो हवा को सीधे बालकनी टेरेस के पास नहीं जाने देते। हमने ये आर्किटेक्चरल डिवाइडर्स भी बनाए जो हवा को बैलस्ट्रेड्स के ऊपर नहीं आने देते और टेरेस की सतह पर तेजी से गुजरने नहीं देते। हमने ये ट्रेलिसेस भी बनाए जो डाउन ड्राफ्ट के दबाव को हर टेरेस के ऊपर पड़ने से बहुत अच्छे तरीके से रोकते हैं। लेकिन भीतर सबसे कमाल के उपाय हैं। देखिए, हर फसाड पर टेरेस के पास विंड अलार्म्स लगे हुए हैं।
इसलिए अगर टेरेस पर हवा की रफ्तार इतनी तेज हो जाए कि इंसान के लिए खतरा हो तो फिर अलार्म बजने लगता है ताकि वो उस वक्त टेरेस का इस्तेमाल न करें। इस बीच और ऊपर बिल्डिंग अभी अपनी अंतिम ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाई है। कंस्ट्रक्शन टीम को इसके सबसे ऊपर इंजीनियरिंग की सबसे अनोखी चीजों में से एक को लगाने की कोशिश करनी है। ये 136 मीटर ऊंचा स्टील पाइप है जिसका वजन 350 टन है और चोटी पर इसकी चौड़ाई महज 1.2 मीटर्स है। हमारे लिए ये स्पायर इस बिल्डिंग का अंतिम छोर था। आखिर इस टेपरिंग टावर को हम कैसे खत्म करते? अगर हम इसे अचानक किसी मंजिल पर खत्म कर देते तो ये ऊपर से अधूरा लगता, इसलिए हमें लगा कि इसे आसमान तक पहुंचा देना चाहिए। लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत है, स्पायर को उठाकर इमारत के ऊपर कैसे रखा जाए? हम स्पायर को लगाने के लिए इतनी ऊंची क्रेन का इंतजाम नहीं कर सकते थे। सबसे ऊंचे बूम वाले क्रेन से भी स्पायर के टॉप तक पहुंचना नामुमकिन था। दुनिया में कोई भी क्रेन ये काम नहीं कर सकती और कोई भी हेलीकॉप्टर 350 टन स्टील नहीं उठा सकता। ऐसा लग रहा है कि यह स्पायर बहुत बड़ा है और इसका मुकाम कुछ ज्यादा ही ऊंचा है। लेकिन तभी एक इंजीनियर ने कमाल का उपाय बताया कि स्पायर को अलग अलग टुकड़ों में उठाकर इमारत के भीतर ले जाकर जोड़ा जाए। इस स्पायर को बेसिकली इमारत के शाफ्ट के भीतर बनाया गया था और फिर स्ट्रैंड जैक्स का इस्तेमाल करके इसे इमारत की चोटी से ऊपर निकाल दिया गया। सभी प्रमुख आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स इस स्पायर को अपनी अंतिम पोजीशन पर लगते हुए देखने के लिए जमा हैं। स्पायर के फाइनल जैकिंग के लिए हम यहाँ पर आए हैं जिससे ये टॉप पर पहुंचने वाला है। इसे पूरा होते हुए देखना वाकई बहुत ही खास पल है। पहली बार अब बुर्ज का आकार पूरा हो गया है। अब ये टीम इस पर फिनिशिंग टच का काम शुरू कर सकती है। ये इमारत दुनिया में सिर्फ सबसे ऊंची ही नहीं है, इसे सबसे अच्छा भी बनना है। और ये सुनिश्चित करने के लिए कुछ साहसी लोग असाधारण ऊंचाइयों पर जाने वाले हैं। यहाँ से बहुत नीचे तक जाना है। यस सर। बहुत नीचे उतरना है। इस कमाल के टीम वर्क के बाद आखिरकार वर्कर्स बुर्ज खलीफा पर अंतिम कर्टन वॉल पैनल्स लगा रहे हैं। इस काम में प्लानिंग बहुत ही अहम है। हमने पूरे काम को 1-1 मिलीमीटर और 1-1 सेकंड तक प्लान किया था। अब इन्हें 3 महीने बाद इस इमारत के उद्घाटन से पहले ही सारा काम पूरा करना है। 6 साल के निर्माण के बाद ये पूरी इमारत गंदगी और धूल से भरी है, लेकिन इसका एक सीधा सा उपाय है। विंडो क्लीनर्स की टीम अपने हाथों और रस्सियों की मदद से पूरे फसाद को पॉलिश करेगी। सभी 24,348 पैनल्स की। $800 मीटर ऊपर अभी एक काम और बाकी है। अंधेरा होने पर यह पूरी इमारत हजारों डेकोरेटिव लाइट से जगमगाएगी। लेकिन स्पायर की चोटी पर अंतिम 7 लाइट्स लगाने का काम अभी भी बाकी है। इस काम में हमें स्पायर में 7 होल्स बनाने थे। अगर मुझसे पूछा जाता तो मैं यही कहता कि अगर 2000 लाइट्स में से
साथ ना भी लगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जमीन से देखने पर आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन इमार ने बहुत ऊंचे लक्ष्य निर्धारित किए थे। वो कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते थे। कंस्ट्रक्शन टीम को काम खत्म करने का तरीका ढूंढना ही होगा। अब स्कैफोल्ड को वहां तक नहीं ले जा सकते थे और ना ही क्रेन उतनी ऊंचाई तक जा सकती थी। लेकिन रोप एक्सेस एक्सपर्ट मिक फ्लैहटी के पास एक उपाय है। मेरा पहला रिएक्शन यह था कि आपका दिमाग तो ठीक है, इस काम को भला रस्सी से लटक कर कैसे किया जा सकता है? मिक ने इस काम की अगुवाई के लिए एक अच्छी तरह ट्रेन्ड सुपरवाइजर को काम पर रखा है। वो एक ऐप सीलर था। उस शख्स ने कई साल तक रोप एक्सेस इंडस्ट्री में काम किया था। लेकिन काम शुरू करने से पहले ही एक आफत आ गई। इतनी ज्यादा ऊंचाई आप पर अपना असर जरूर डालती है। आप अपनी हद से परे होते हैं। स्पायर की ओर जाते समय मैं उसकी आंखों में फिक्र देख रहा था। वो सफेद पड़ गया था। वो रुक गया और उसने कहा कि आई एम सॉरी। मैंने पूछा क्या हुआ? उसने कहा कि मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता, मैं ये काम नहीं कर सकता। अब किसी और को ढूंढने का वक्त नहीं है, इसलिए बस एक ही उपाय है। मिक को खुद अगुवाई करनी होगी। ये इंसान की कल्पना में सबसे मुश्किल हालात में एक बेहद खतरनाक काम है। मेरे लिए दुबई की गर्मी और वहां का माहौल परेशानी का कारण बन गया था। यह बहुत ही मुश्किल हालात में एक हैवी कंस्ट्रक्शन जॉब था। वहां किसी टीवी क्रू का जाना बहुत मुश्किल और खतरनाक था, लेकिन मिक ने इसे खुद फिल्माया। पहले स्पायर के भीतर इस टीम ने 55 मिलीमीटर मोटी स्टील में 7 सुराख बनाए। क्या बात है! बहुत बढ़िया काम किया हेक्टर। बहुत बढ़िया काम किया तुमने हेक्टर। अब मिक को बाहर से लाइट्स को सील करना है। हम स्पायर के ऊपर पहुंचे और मैंने पूरे साजो सामान के साथ रस्सी लगाई। मैंने पक्का किया कि उसके छोर पर गांठ बंधी रहे। यह बहुत मुश्किल काम है, ओके? बहुत मुश्किल काम है। आप सब तैयार हैं? यस सर, ऑल ओके, ऑल राइट। ओके, मैं शुरू करता हूं। यहां से बहुत नीचे उतरना है, बहुत नीचे जाना है। इस काम को करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। विश्वास नहीं हो रहा था कि मैंने ये काम किया। सब ठीक है जमील? यस सर, ऑल ओके, ऑल राइट। ओके। किनारे से लटक कर उतरना वाकई बहुत हिला देने वाला काम था। मैं सोच रहा था कि नीचे देखूं या नहीं। आप देख सकते हैं कि हमने स्टील में होल बना दिया है। हम लाइट हाउसिंग लगा चुके हैं। अब हम इसे सील करके अपने काम को खत्म करेंगे। हमारी मेहनत कामयाब रही। सही कहा सर। अब इसे लगाने के बाद हमारा काम पूरा हुआ। ये लोग वाकई स्टील के बने हैं। मैंने सही कहा ना? हाँ। मैं आप लोगों के काम की दिल से तारीफ कर रहा हूं। आखिरकार जनवरी 2010 में बुर्ज खलीफा का उद्घाटन हो गया। 828 मीटर ऊंचा ये टावर अपने नजदीकी प्रतिद्वंदी से 300 मीटर से भी ऊंचा है। इसे बनाने में 10,000 लोगों का सामूहिक प्रयास लगा। इसमें सबसे मेहनती वर्कर्स और सबसे सख्त बॉसेस से लेकर आर्किटेक्चरल दुनिया के कुछ बेहतरीन दिमाग भी लगे थे। ये काम मिला तो बहुत अच्छा लगा था और इसे पूरा करके और भी अच्छा लगा। आप यहां नतीजा देख सकते हैं। ये वाकई बड़े कमाल की इमारत है। Okay, done.